हाँ जी, आज का जो चैप्टर है फाइनल अकाउंट्स। हाँ जी, हाँ जी। कर रहा हूँ। फाइनल अकाउंट्स चैप्टर पढ़ रहे हैं। फाइनल अकाउंट्स भी कहते हैं इसको, इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं इसको, ठीक है? आपकी बुक में ये 2 चैप्टर दिए हैं बट हम एक ही चैप्टर समझ के इसको पूरा कवर कर देंगे, ठीक है ना? तो फाइनल अकाउंट्स भी कहते हैं, कुछ लोग इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। तो अब हमें इस चैप्टर में ना 3 चीज़ें बनानी है। जो आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है ना 12 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसमें 3 चीज़ें बनानी होती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला बनाना होता है आपने ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा बनाना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और थर्ड आपको बनानी होती है बैलेंस शीट, ठीक है जी? ये 3 आपको फॉर्मेट बनाने होते हैं, उसके अंदर वैल्यूज़ डालनी होती है, तो आपका ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या जो फाइनल अकाउंट्स चैप्टर है पूरा होता है, ठीक है? और इस क्वेश्चन को करने में अभी जब मतलब कि अभी प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, हालाँकि जब आप इसको खुद करने बैठोगे, जब आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो भी ये आधा घंटा ले लेता है क्वेश्चन खत्म होने में। मतलब अभी स्टार्ट करोगे तो आधे घंटे में जाके खत्म होएगा, जो एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है इसका, ठीक है ना? अभी तो आपको शायद 1 घंटा भी लग जाए, जब आप अभी स्टार्टिंग में हम करना शुरू करेंगे, आपको एक क्वेश्चन दूँगा होमवर्क में तो तब आपको शायद 1 घंटा भी लग जाए एक क्वेश्चन करने में, ठीक है? लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, तो भी आपको एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करने में आधा घंटा तो लगेगा ही। अब इसको समझते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये 3 चीज़ें आपने बनानी है इस चैप्टर में, तो आपको पता चलेगा। अब ट्रेडिंग अकाउंट जब हम बनाएँगे उससे हमको क्या मिलेगा? उससे हमें मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है जी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएँगे उससे हमें क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट। और बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट हमें बताती है कि एक पर्टिकुलर डेट पे हमारी कितनी एसेट्स हैं एंड कितनी लायबिलिटीज़ हैं, ठीक है? ये हमें बैलेंस शीट बताती है। और आपको पता है बैलेंस शीट की दोनों साइड इक्वल आती है क्योंकि एक साइड एसेट्स होती हैं और एक तरफ जो है लायबिलिटीज़ होती हैं और उसके अंदर कैपिटल भी आता है। तो आपको पता है एसेट्स इज़ इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अभी हम आगे इसको डिस्कस भी करेंगे। तो ये हमारे को जो है 3 अकाउंट बनाने हैं और उसके ये हमको रिजल्ट मिलेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट इससे मिलेगा ट्रेडिंग से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट मिलेगा और बैलेंस शीट हमें हमारी फिर दोनों साइड इक्वल आती है। तो हमारा ना आंसर भी मैच हो जाता है इस वाले चैप्टर में। हमने अगर सही क्वेश्चन करा होता है तो 90% क्या होता है, हमारे जो है एसेट साइड मतलब एसेट और लायबिलिटी साइड इक्वल आ जाते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि हमने ये क्वेश्चन सही करा है। क्योंकि कइयों के क्या होते हैं, एसेट का अलग टोटल आता है, लायबिलिटी का अलग आता है और वो मैच ही नहीं करते, है ना? तो फिर वो लगे रहते हैं, फिर आधा घंटे क्या 1 घंटे लगे रहो उसको ढूँढ ढूँढ ही नहीं पाते। स्टेप वाइज़ मार्किंग होती है, ठीक है ना? इस चैप्टर में स्टेप वाइज़ अकाउंट्स में पूरे अकाउंट्स में स्टेप वाइज़ ही मार्किंग होती है। तो उसमें आपको ये चीज़ें मतलब आएँगी, ठीक है? बैलेंस शीट में मतलब आपको याद रखो बैलेंस शीट का लास्ट में दोनों साइड इक्वल आती हैं और वो इक्वल आ गई तो आप मानो कि आपने लगभग सही क्वेश्चन कर दिया मतलब आपकी दोनों साइड इक्वल आ गई तो। अब हम क्या कर रहे हैं सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बना रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बना रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट लिखोगे ऐसे और इसके नीचे लिखोगे फॉर द ईयर एंडिंग फॉर द ईयर एंडिंग या एंडेड आता है फॉर द ईयर एंडेड। अब इसमें 31 तारीख आएगी। कौन-सी? जब आप साल खत्म कर रहे होगे। अभी हम मान लेते हैं 2021, 31/3/2021 इसका मतलब ये कब से कब तक का हम बना रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट? 1 अप्रैल 2020 से लेके 31/3/2021। पता है ना आपको फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को शुरू होता है और खत्म कब होता है? 31 मार्च को। तो मैं लिख रहा हूँ फॉर द ईयर एंडिंग, इसका मतलब ये एंडिंग है डेट। तो इसका मतलब स्टार्टिंग कौन-सी होगी? 1 अप्रैल 2020 होएगी ना स्टार्टिंग और ये कौन-सी डेट है? एंडिंग की मतलब 31 मार्च 2021। तो इसमें हम पूरे साल का डेटा डालेंगे कब से 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक का। अब इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, देख लो आप कैसे करते हैं इसको। इसमें बस ये इतने बनेंगे 1, 2, 3, 4 इसमें डेट वाला नहीं बनता क्योंकि ये तो बना ही हम 31 तारीख को रहे हैं। 31 मार्च 2021 को ही बना रहे हैं ये। तो इसमें कोई डेट का तो है नहीं कि कौन-सी डेट डालें, तो इसमें ये हो गया पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट, ठीक है जी? इसमें आपने क्या लिखना है यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में टू ओपनिंग स्टॉक, यहाँ क्या आएगा? टू
ओपनिंग स्टॉक मतलब जो आपका पिछले साल का सामान बच गया होगा ना, एक आपका जो सामान 31 मार्च 2020 को बच गया होगा, जो क्लोजिंग स्टॉक हो गया होगा, वो 1 अप्रैल 2020 को क्या हो गया होगा वो? 1 अप्रैल 2020 को वो ओपनिंग स्टॉक बन गया होगा, तो उसकी वैल्यू यहाँ आएगी, ठीक है जी? फिर आपने साल में क्या करा होगा और सामान खरीदा होगा, तो गुड्स परचेज़ करोगे तो वो परचेज़ेज़ यहाँ आ जाएँगी, ठीक है जी? और अगर आपने कुछ परचेज़ रिटर्न कर रखा होगा, तो वो इसमें से माइनस हो जाएगी। परचेज़ रिटर्न 1 मिनट बताता हूँ मैं। ये हो गया टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज़ेज़, ठीक है? आप लिख भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो टू परचेज़ेज़ आ गया इतना, मतलब आप इसको यहाँ लिखोगे पहले परचेज़ेज़, और अगर परचेज़ रिटर्न होगी, तो आप माइनस करके फिर बाहर लिखोगे यहाँ पर, ठीक है ना? अगर अगर परचेज़ रिटर्न नहीं दे रखी होगी तो डायरेक्ट बाहर अमाउंट लिख देंगे। उसके बाद अगला क्या आएगा यहाँ पे? टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, बट आप याद रखो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ आएंगे। ये कैसे हम पता करेंगे कौन से डायरेक्ट हैं कौन से क्या है, तो वो भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अभी मैं फॉरवर्ड समझा रहा हूँ आपको। टू ओपनिंग स्टॉक लिखना है यहाँ पे, जो आपके गुड्स बच गए हैं पिछले साल के बचे हुए। फिर आपने जो इस साल गुड्स परचेज करे वो लोगे, और अगर कुछ गुड्स वापस कर दिए परचेज रिटर्न, वो माइनस हो जाएगा इसमें से। और जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे वो सारों के नाम लिखोगे। मान के चलो 2 है, तो उस एक्सपेंस का नाम आएगा। 4 है तो एक पहले का नाम, दूसरे का नाम, तीसरे का, चौथे का नाम, और उसका अमाउंट दे रखे होंगे वो लिखेंगे। तो अभी मैं 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस डाल रहा हूँ, मतलब कि जो भी खर्चे होंगे सारे लिख देंगे, उसका आ जाएगा अमाउंट। ठीक है जी? ये तो हो गया हमारे खरीदने का और खर्चे का। अब आप क्या करोगे? बेचोगे भी तो सही, तो बाय सेल्स यहाँ आ जाएगा। ठीक है? और बेचोगे तो यहाँ लिख देंगे अमाउंट। लेकिन अगर सेल्स रिटर्न भी है तो ये वाला अमाउंट अंदर लिखना पड़ेगा। इसमें से पहले क्या करना पड़ेगा? सेल्स रिटर्न माइनस करनी पड़ेगी, है ना? और फिर माइनस करने के बाद अमाउंट बाहर लिखोगे। ठीक है? और यहाँ क्या आएगा? और यहाँ आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। जो बच गया, जो सामान नहीं बिका इस साल 31 मार्च 2021 को, क्या पता आपके कुछ गुड्स बच गए हों, नहीं बिके होंगे, तो वो यहाँ आ जाएँगे। ठीक है जी? अब याद रखना, ये आपकी खर्चे वाली साइड होती है, ये आपकी इनकम वाली साइड होती है। तो आप मुझे बताओ, अब हम टोटल करेंगे जैसे, है ना? ये खत्म हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट इतना सही है बस। तो अब मैं इसको यहाँ पर मान के चलो ट्रेडिंग अकाउंट बंद करूँगा। अब 2 चीज़ें होंगी, या तो इस साइड का टोटल ज़्यादा आएगा या इस साइड का टोटल ज़्यादा आएगा। अभी मैंने हिंट दे दिया, ये खर्चे वाली साइड है, ये इनकम वाली साइड है। आपको पता है ना, प्रॉफिट होता तो क्रेडिट, ये क्रेडिट होता है ना, ये क्रेडिट है, ये डेबिट है। प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट, लॉस होता है तो डेबिट। अब मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, आप मुझे बताओ कि अगर ये वाली साइड बड़ी आई, मान के चलो इसका टोटल आ रहा है 1 लाख, इसका टोटल आ रहा है 1 लाख, और इनका टोटल आ रहा है 75,000। तो आप मुझे बताओ, मुझे ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है या ग्रॉस लॉस हुआ? प्रॉफिट। अगर सेल्स ज़्यादा है, मतलब ये प्रॉफिट वाली साइड ज़्यादा है और खर्चे कम है, तो मुझे एक्चुअल में ग्रॉस प्रॉफिट होएगा ना। बड़ी सिंपल सी बेसिक सी बात है ये। अगर मेरी इनकम ज़्यादा हुई है और खर्चे कम हुए हैं, तो मेरा प्रॉफिट आएगा। और उल्टा ले लेते हैं, अगर यहाँ का टोटल करें, यहाँ का टोटल आ रहा है 1 लाख और इनका टोटल आ रहा है 75,000, तो मुझे क्या होगा? लॉस होएगा, क्योंकि मेरे खर्चे ज़्यादा है और इनकम कम है। तो ये बड़ी कॉमन सेंस है, मुझे रटवाने वाली बात नहीं है ये। तो आपको सीधा-सीधा पता चल जाएगा कि भई आपको ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है या ग्रॉस लॉस हो रहा है। ग्रॉस लॉस भी आ सकता है कुछ क्वेश्चन्स में, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है कि सब बिज़नेस में प्रॉफिट ही होता हो, लॉस भी हो सकता है। लेकिन 99% क्वेश्चन्स में आपको ये वाली साइड बड़ी ही आएगी। बिज़नेस मतलब कर रहे हैं तो आपको जनरली ग्रॉस प्रॉफिट ही आएगा। तो मान के चलो इधर का टोटल आप पहले लिख दोगे, यहाँ का टोटल करा 1 लाख आ गया मान के चलो। यही 1 लाख आप यहाँ भी लिख देते हो, आपको पता है। और फिर इस 1 लाख में से 75,000 माइनस करोगे, तो आपका यहाँ पे एक बैलेंसिंग फिगर आएगी, जिसको आप क्या नाम दोगे? क्या नाम दोगे? टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये जो आपका आया 25,000 रुपए आया होगा जैसे, तो वो आपका क्या हो गया? टू ग्रॉस प्रॉफिट। और ये ग्रॉस प्रॉफिट आप ट्रांसफर कर दोगे, पता है कहाँ पे?
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जनरली यहाँ पर क्या लिखते हैं, पता है क्या लिखते हैं? टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर, टीआरएस लिख रहा हूँ, ट्रांसफर्ड पूरा लिख देता हूँ, ट्रांसफर्ड अभी भी मैंने शॉर्ट में लिखा है वैसे, ट्रांसफर्ड टू पी एंड एल अकाउंट। क्या लिख दिया मैंने? टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट, मतलब कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? पी एंड एल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब अगला जो मैं अकाउंट बनाने वाला हूँ उसका क्या नाम है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसको शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसके नीचे भी लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। ठीक है? इसका मतलब इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कब से लेकर कब तक के खर्चे और इनकम आएँगे? 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक के जो फाइनेंशियल ईयर है 1 साल का, उसके इनकम और एक्सपेंसेस वगैरह आएँगे इसमें। तो अब हम ये बनाएँगे। ये हमारा हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी? अब वही कर देंगे, यहाँ पर ये हो गया पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है जी? अब क्या लिखा था हमने? टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट। तो आपको पता है ना लेजर में इस तरफ होता है तो इस तरफ लिखते हैं। तो यहाँ से इधर आ जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं ताकि एक लाइन में आ जाए। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम, कहाँ से आया? ट्रेडिंग अकाउंट से। तो मान के चलो वो 25,000 जो आया था वो 25,000 यहाँ आ जाएगा। जो ये अमाउंट होगा वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है? क्या लिख दिया? बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। अब मेरा आप लोगों से सवाल है, क्या पता अगर ये वाली साइड बड़ी आ रही होती और फिर हम यहाँ लिखते ना बाय ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट, तो फिर मैं ग्रॉस लॉस किस तरफ लिखता पी एंड एल अकाउंट में, डेबिट में कि क्रेडिट में? ऑब्वियसली है ना, बिल्कुल सही, क्योंकि क्रॉस में जाएगा तो लॉस है तो उधर आएगा। और आप खुद समझो ना, ये वाली जो साइड है चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट की हो चाहे पी एंड एल अकाउंट की, ये साइड किसकी है? प्रॉफिट की, इनकम की। और ये वाली जो साइड है चाहे ट्रेडिंग अकाउंट की हो चाहे पी एंड एल अकाउंट की, ये किस चीज की साइड है? लॉस की, एक्सपेंस वगैरह की। ये है प्रॉफिट इनकम की ये वाली साइड, और ये साइड है लॉस और एक्सपेंसेस की। तो आप मुझे खुद बताओ, मुझे प्रॉफिट हुआ है तो वो किस तरफ आएगा? क्रेडिट साइड में आ जाना चाहिए ना प्रॉफिट। देखो प्रॉफिट क्रेडिट साइड में आ गया। ऐसे ही अगर लॉस होता तो वो उठ के कहाँ आ जाता? डेबिट साइड में आ जाता। तो मेरा देखो प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट आ गया ना अपने आप ही, क्रेडिट साइड में आ गया पी एंड एल अकाउंट की। अब इसमें आगे क्या करेंगे? अब देखो यहाँ पर क्या-क्या आएगा, और पहले तो ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ से उठकर आ जाएगा, और यहाँ पर आएँगे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये क्या होते हैं फिर से मैं बोल रहा हूँ, अब इसको थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। यहाँ मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस लिखवाया है, यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखवाया है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कौन-सा खर्चा हमें ऊपर लेना है, कौन-सा नीचे लेना है, वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिर्फ फॉर्मेट सिखा रहा हूँ आपको। और इस तरफ क्या आ जाएगा? बिज़नेस की जितनी भी इनकम्स है ना, सेल सेल भी एक इनकम ही है ना हमारी। सेल, हमने कुछ बेचा अपने बिज़नेस में, गुड्स बेचे तो वो भी इनकम है। बट सेल्स वगैरह के अलावा जितनी इनकम होंगी, सेल सेल तो एक गुड्स बेचने से इनकम हुई, उसके अलावा भी तो इनकम हो सकती है। मान के चलो कोई बिजनेस में साइड साइड इनकम हो गई, जैसे इनकम क्या कहें, जैसे आप समझो कि उसने बैंक में एफडी कराई हुई थी, तो उससे इंटरेस्ट आया, तो वो भी तो हमारी एक इनकम है। इंटरेस्ट अगर हमें मिला है तो वो भी एक इनकम है, तो वो यहाँ आएगी। और समझो हमने कोई अपनी एसेट बेच दी, तो एसेट बेच दी तो मान के चलो हमने प्रॉफिट में बेच दी, तो प्रॉफिट भी हमारे एक इनकम या प्रॉफिट है, तो वो भी यहीं आएगा। कहने का मतलब है हमारी जो अ, 2 तरीके की इनकम है, एक तो सेल से है और एक बाकी सारी अदर इनकम। तो सेल वाली तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी, जो सेल वाली है, जो सेल से इनकम हुई है। उसके अलावा जितनी भी इनकम्स है ना, जितनी भी हमारी इनकम होएँगी, इंटरेस्ट मिले, डिविडेंड मिले, कोई और किसी भी तरीके का प्रॉफिट हुआ है, कुछ हुआ है, तो वो सब किसमें आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में, यहाँ आ जाएगा। ठीक है? तो यहाँ मैं इसको लिख दूँगा जितनी भी होंगी। ठीक है? बाकी ये यहाँ आ गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ आ गए, क्या होते हैं वो थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अब फिर से वही चीज़ें हैं, 2 चीज़ें हैं। अब मैं अगर इस अकाउंट को भी क्लोज़ करूँगा, 2 चीज़ें होंगी, या तो ये साइड बड़ी आएगी या ये साइड बड़ी आएगी। ये वही है प्रॉफिट वाली साइड, ये वही है लॉस वाली साइड। ये प्रॉफिट और इनकम वाली साइड है,
ये लॉस और एक्सपेंस वाली साइड है। मेरा फिर से वही सवाल है आप लोगों से, अगर ये साइड इक्वल आती है, वो बड़ी आती है, ये वाली साइड बड़ी आती है और ये साइड छोटी है, मतलब मान के चलो इसका टोटल आ रहा है 2 लाख और इसका टोटल आ रहा है 1,50,000, तो मुझे क्या हुआ है, नेट प्रॉफिट हुआ है या नेट लॉस हुआ है? क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है, तो मुझे क्या होगा, नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा? वेरी गुड। अगर मेरी इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंस कम है, तो मेरे को प्रॉफिट होएगा, और अगर मेरे एक्सपेंस वाली साइड बड़ी आ गई और इनकम वाली छोटी आ गई, तो मुझे क्या होगा, नेट लॉस होएगा। ये बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है, बार-बार बोल रहा हूँ। ठीक है? अब ये मानते हैं कि इधर का टोटल आ रहा है 2 लाख रुपए और यही 2 लाख हम यहाँ लिख देंगे। और फिर 2 लाख में से ये 1,50,000 मान के चलो, बहुत 10 एक्सपेंसेस थे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस 10 आए हैं। तो कोई 10,000 होगा, कोई 15,000, कोई 20, कोई 25, कोई 5, ऐसे करके बहुत सारे होंगे। तो उसका टोटल 1,50,000 आ रहा है मान के चलो। तो 2 लाख में से 1,50,000 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 50,000। ये हमारा क्या आ जाएगा, टू नेट प्रॉफिट। तो इस तरफ लिख दिया। अब वही मेरा सवाल है, अगर ये वाली साइड बड़ी आती, इधर का टोटल 2 लाख है, इधर 1.5 लाख होता, तो किधर लिख देते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं बाय नेट लॉस। तो फिर नेट लॉस इस तरफ आ जाता, ठीक है ना? और लेकिन वही है कि 90% क्वेश्चंस में आपको क्या आएगा, नेट प्रॉफिट ही होगा। आपकी बुक में अगर मान के चलो 30 क्वेश्चन है ना, 30 में से 25 क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट ही निकलेगा। ये वाली साइड ही बड़ी होगी। और एग्ज़ाम में भी आपको 90% ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जिसमें आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा और फिर नेट प्रॉफिट आएगा। लेकिन ये 100% बात नहीं है। बाद में आप कहें कि सर वहाँ तो नेट लॉस आ रहा था हमारा, तो आपने तो कहा था नेट प्रॉफिट वाला ही क्वेश्चन आएगा। 100% नहीं कह रहा, 90%, 95% कन्फर्म है कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट ही निकलेगा। लेकिन 5% क्या पता टीचर ऐसा क्वेश्चन दे दे जिसमें लॉस है, और कोई बड़ी बात थोड़ी है। इधर का टोटल पहले कर देंगे, यहाँ लिख देंगे ग्रॉस लॉस, कोई बहुत अलग सा क्वेश्चन थोड़ी हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ आ जाएगी, प्रॉफिट की जगह लॉस आ जाएगा, ऐसी सेम चीज़ इधर का टोटल पहले लिख देंगे, ये वाला टोटल यहाँ लिख देंगे और यहाँ बाय नेट लॉस लिख देंगे। तो कोई ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा आ गया कि लॉस आ गया तो हमारा क्वेश्चन अलग सा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। टोटल ही तो करना है, इधर का पहले लिख दो, यहाँ लिख दो, या इधर का पहले लिख के यहाँ लिख दो, कोई बहुत बड़ा इश्यू थोड़ी है, वो तो मैथमेटिकली आपका एक साइड बढ़ी आएगी अपने आप ही, कोई बात नहीं। अब आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी क्लियर हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट भी क्लियर हो गया। अब हम बना के दिखा रहे हैं फॉर्मेट किसका, बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट मेरे ख्याल आप लोगों को पहले से भी थोड़ी बहुत आती है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बैलेंस शीट बिल्कुल नहीं पता होगी कि क्या होती है। फिर भी मैं लिख देता हूँ बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है। तो आप यहाँ लिखोगे बैलेंस शीट, और यहाँ क्या लिख रहे थे हम इनमें? हम यहाँ लिख रहे थे फॉर द ईयर एंडिंग। अब यहाँ फॉर द ईयर एंडिंग नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब देखो, कइयों को यही नहीं पता होता कि पता है आपके वाइवा वगैरह होता है 12th में, इवन 12th के वाइवा में भी पूछ लेते हैं कि यहाँ पे हम फॉर द ईयर लिखते हैं, लेकिन बैलेंस शीट में लिखते हैं एज ऑन 31/3/2021। तो कइयों को यही नहीं पता होता कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ एज ऑन क्यों लिखते हैं? इवन आप कहीं टीचर से भी पूछोगे, उन टीचर्स को भी नहीं पता होता। वो कहते हैं भाई लिखते हैं जी, फॉर्मेट में होता है कि यहाँ फॉर द ईयर लिख दो और यहाँ एज़ ऑन लिख दो, ऐसे थोड़ी है। यहाँ भी फिर हमें, हाँ, अभी बता रहा हूँ। हम वैसे भी तो यहाँ भी तो फॉर द ईयर लिख सकते थे, यहाँ एज़ ऑन क्यों लिख रहे हैं? हाँ जी, क्या कहना चाह रही है टीना? कुछ कह रही हैं, क्या कह रही है टीना? नहीं, तो ये भी तो एंड में ही बन रहे हैं। ये भी तो 31/3 को ही बन रहे हैं ये भी। ये भी 31/3 को ही बनते हैं, ऐसा नहीं है कि ये पूरे साल बनते रहते हैं। ये भी साल के एंड में बन रहे हैं, तभी तो इसका नाम देखो क्या है, फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स का मतलब क्या है कि सब कुछ करने के बाद अब फाइनली आप ये बना रहे हो। अब इसका मतलब समझते हैं, चलो मैं बताता हूँ एक बार कि क्यों एज़ ऑन कहते हैं और कॉर क्यों फॉर द ईयर कहते हैं। आप समझो, एज़ ऑन का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर डेट की बात कर रहा है। कह रहा है कि इस तारीख को, कौन-सी तारीख को? 31/3/2021 को आपके पास कितना कैश है, कितना बैंक बैलेंस है, कितनी आपकी मशीनरी है, और क्या होता है एसेट में, बताओगे ना? कितना आपके पास फर्नीचर है, और क्या होते हैं पहले बता दो इनके नाम, और क्या-क्या लिखूँ एसेट्स? कुछ माइंड में आ रहा हो? बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, क्योंकि यहाँ आती है एसेट्स और यहाँ आती है
लायबिलिटी। तो और कोई एसेट आपके माइंड में आ रही हो तो बताओ, मैं लिख दूं जल्दी से। एक और आता है यहाँ पे, स्टॉक। जो आपका स्टॉक बच गया वो भी तो आएगा ना, वो भी तो आपकी एसेट है। और लायबिलिटी साइड में क्या लिख दूं? सबसे पहले तो आप यहाँ कैपिटल लिख दो, कैपिटल हो गई। और मान लो कोई बैंक लोन है, बिल्स पेबल है। हाँ, टीना ने बताया एक। क्रेडिटर्स बोल रही हैं टीना, क्रेडिटर्स हो गए। ठीक है, इस तरीके के। अच्छा, और भी बताता हूँ आपको, एक दो आपको याद नहीं आ रहे, मैं बताता हूँ। मुझे आप लोग बताना, इधर लिखूं या इधर लिखूं, मैं एक पूछने वाला हूँ। आउटस्टैंडिंग सैलरी, या कहीं भी ना लिखूं, इनमें आएगी या आएगी नहीं? आउटस्टैंडिंग सैलरी मुझे बताओगे, कहीं आएगी क्या इनमें से, या ना लिखूं यहाँ पर? आउटस्टैंडिंग सैलरी कुछ होती है क्या? वेरी गुड। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी लायबिलिटी होती है, ड्यू बट नॉट पेड। हाँ, हाँ, तो वो हमारी लायबिलिटी होती है, तो इस तरफ आएगा। आउटस्टैंडिंग में एक्सपेंस लिख रहा हूँ, क्योंकि क्या पता सैलरी की जगह कुछ और नाम आ जाए, आउटस्टैंडिंग वेजेस आ जाए, तो मैंने सारे लिख दिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब मुझे बताओ, अगर लिखा है प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट मेरे लिए क्या होगा, कुछ आएगा यहाँ पे कहीं पे? प्रीपेड रेंट लिखा होगा, एसेट। वेरी गुड, टीना ने भी जवाब दिया। प्रीपेड एक्सपेंस हमारी एसेट होती है। तो यहाँ पर मान के चलो, कोई प्रीपेड आपको क्वेश्चन में दे रखा है, अब मैं एक्सपेंस के नाम से ही लिख रहा हूँ, क्योंकि क्या पता प्रीपेड रेंट की जगह प्रीपेड इंश्योरेंस आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वो आपका यहाँ आएगा। और भी होते हैं दो, अब आपको याद आ रहा होगा दो मैं कौन से कह रहा हूँ, अब सुनना ध्यान से। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, क्या है कुछ एसेट या लायबिलिटी में से है कुछ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, या नहीं है? लायबिलिटी है, वेरी गुड। तो यहाँ आएगा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। हाँ जी, टीना ने भी जवाब दिया, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है। और एक होता है एक्रूड इनकम, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ये क्या है हमारे लिए? एसेट है, तो ये यहाँ लिखेंगे, इसको लिखना है एक्रूड इनकम। अब आपको क्या पता है, एक्रूड इनकम ना लिखा हो, लिखा हो एक्रूड इंटरेस्ट, तो एक्रूड इंटरेस्ट मतलब एक्रूड इनकम की बात हो रही है, इस तरफ आएगा। तो ये हमारे एसेट और लायबिलिटी होते हैं, और ये दोनों साइड हमारी क्या आनी चाहिए? इक्वल आनी चाहिए, क्योंकि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी, ये लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो लायबिलिटी कैपिटल तो ये इधर आ रही है और एसेट यहाँ आ रही है, तो क्या होना चाहिए? दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए ना हमारी। और ये दोनों साइड अगर इक्वल आ गई, तो आप मानो कि आपने क्वेश्चन पेपर में सही कर दिया, आपके 12 में से 12 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने एक आधी गलती करी होती है, लेकिन फिर भी ये मैच कर जाता है। तो उस केस में आप ये मत कहना कि सर हमारे 12 में से 10 नंबर आए हैं, हमारी बैलेंस शीट तो मैच कर गई थी, फिर भी 10 नंबर आए हैं, क्योंकि कई बार कुछ ऐसी गलती भी हो जाती है जिससे आपके ये दोनों मैच कर जाएँगे। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, पेपर में आपके अगर ये दोनों मैच कर गए, तो आप खुशी-खुशी आगे बढ़ जाना कि हाँ भाई, मेरे को 12 में से 12 मिल जाएँगे। क्योंकि जनरली ये तभी सही आते हैं 99% जब आपने ठीक करा होता है, तो ये दोनों इक्वल आ जाते हैं। तो आप वहाँ पर एग्ज़ाम में मिलाना मत, किसी और से मत पूछना कि इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, तेरा क्या आ रहा है, मेरा क्या आ रहा है। आपके दोनों मैच कर गए तो आप खुश हो जाना। जो भी है, चलो एक कम मार्क्स का कर देंगे, टाइम तो पूरा ही दे रहे हैं ना वो, तो कम मार्क्स का दे देंगे, मैं तो बता रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, ये मैंने बता दिया। अब मैं आप लोगों को बता रहा था कि यहाँ ऐज़ ऑन क्यों लिखते हैं। अब देखो क्या है, ऐज़ ऑन लिखने का मतलब है कि इस तारीख को 31/3/2021 को मेरे पास कितना कैश है, 31/3/2021 को मेरे कितने क्रेडिटर्स हैं, 31/3/2021 को मेरी कैपिटल कितनी है, और 31/3/2021 को आज ही। ऐज़ ऑन का मतलब क्या होता है? आज, ऐज़ ऑन मतलब आज की तारीख में मेरे कितने फर्नीचर हैं। तो ये बैलेंस शीट हमें ये बता रही है, इसलिए लिखते हैं एज़ ऑन, कि आज की तारीख में मेरे कैश कितना है, एक्रूड इनकम कितनी है, डेटर्स कितने हैं आज की तारीख में, ठीक है? और जो ये फॉर द ईयर एंडिंग है, ये तो पूरे साल के खर्चे होते हैं ना इसमें। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर अगर मान के लिखो आपने, चला टू सैलरी, तो टू सैलरी तो आपने 12 महीने दी होगी ना। बैलेंस शीट मंथली बनती है, नहीं टीना, बैलेंस शीट मंथली नहीं बनती, बैलेंस शीट साल के एंड में बनती है। बैलेंस शीट बनती है 31/3/2021 या 22 या 23 को, हर महीने नहीं बनती बैलेंस शीट, ठीक है टीना? अ, अब टीना के माइंड में आ रहा होगा शायद, क्योंकि उसके मेरे ख्याल फादर जो है बिज़नेस करते हैं, तो उसने शायद देखी होगी मंथली। मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों लगता है आपको कि वो मंथली बनती होगी या क्या है। आप मतलब आज भी जाके देखोगे, आज भी आपको बैलेंस शीट दिख जाएगी।
आपके टैली में क्या होता है, मेरी बात बताई थी, याद है मैंने आपको टैली? टैली में आपको सिर्फ़ जर्नल एंट्री डालनी होती है, बाकी का सारा काम कौन कर देता है? टैली सॉफ्टवेयर कर देता है। तो वैसे अगर आप देखोगे, तो मैं अगर एक एंट्री भी डालूँगा, अच्छा मेरी बात सुनना, एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मैंने ये एंट्री डाली, एक एंट्री लेते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री है ना, एक मान के चलो ₹5000 से है। 5000 से मैंने क्या एंट्री डाली? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो आपने टैली माला मान के चलो टैली खोला आपने सॉफ्टवेयर, तो टैली के सॉफ्टवेयर में आपने एंट्री डाली कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ऐसे डाल दिया आपने, ठीक है? तो आप मुझे बताओ, वो टैली सॉफ्टवेयर ना आपको आज की भी बैलेंस शीट बना के दे देगा। बट मैं अकाउंट्स के हिसाब से बता रहा हूँ कि अकाउंट्स क्या कहती है कि आपको कौन-सी तारीख को बनानी होती है, 31 मार्च 2021, लेकिन टैली सॉफ्टवेयर तो आपको आज की भी बैलेंस शीट दे देगा। कैसे देखो, आपने एंट्री करी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, उसके बाद टैली खुद ही क्या कर देगा, कैश अकाउंट या जो कैश बुक होएगी ना, वहाँ खुद ही लिख देगा टू कैपिटल अकाउंट, ₹5000 डेबिट साइड में लिख देगा ना, और खुद ही वो कैपिटल अकाउंट का लेजर बना देगा। आपको कुछ भी नहीं करना टैली में, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, टैली इतना आसान सॉफ्टवेयर है, आपको सिर्फ़ ये एंट्री डालनी है। बाकी का सारा काम लेजर, ये वो सब वो खुद कर देगा। वो खुद ही कैश बुक बना के यहाँ टू कैपिटल अकाउंट लिख देगा। खुद ही कैपिटल अकाउंट बना के यहाँ पे बाय कैश अकाउंट लिख देगा ₹5000। ठीक है? मतलब कि ये क्रेडिट साइड है ना, और ये आपका डेबिट साइड है, ठीक है? फिर उसके बाद वो क्या करेगा, खुद ही ट्रायल बैलेंस बना देगा। ट्रायल बैलेंस में कैश किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, 5000 लिख देगा। इधर क्या लिख देगा, कैपिटल लिख देगा, 5000 लिख देगा, ठीक है? उसके बाद वो खुद ही बैलेंस शीट उसके बाद वो खुद ही क्या कर देगा, ट्रेडिंग अकाउंट भी बना देगा। ट्रेडिंग अकाउंट में इनमें से कुछ आएगा नहीं तो छूट जाएगा। फिर उसके बाद वो खुद ही पी एंड एल बना देगा। पी एंड एल अकाउंट में कुछ आएगा नहीं तो छोड़ देगा। फिर वो बैलेंस शीट बनाएगा। अब बैलेंस शीट में देखो, ये एसेट साइड है, ये लायबिलिटी साइड है। तो वो अपने आप ही देखो क्या करेगा, ट्रायल बैलेंस में कैश है ना, कैश किस तरफ आएगा, एसेट साइड में, यहाँ लिख देगा 5000, और ट्रायल बैलेंस में कैपिटल है 5000, तो इधर आ जाएगा कैपिटल 5000। तो आपकी देखो बैलेंस शीट मैच नहीं कर गई? एक जर्नल एंट्री से ही हमने देखो इतना, यही सब तो पढ़ा है हमने, जर्नल एंट्री, फिर लेजर, फिर हमने कैश बुक वगैरह पढ़ी, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर अब हम ये पढ़ रहे हैं। तो आप देखो, एक ये जर्नल एंट्री का इफेक्ट बैलेंस शीट पे क्या आता है देखो। जर्नल एंट्री डाली, टैली खुद ही ये कर देगा, टैली खुद ही ये कर देगा, टैली खुद ही ये कर देगा, टैली खुद ही ये आगे अगर कोई और जर्नल एंट्री होती जो यहाँ नहीं होती, वो खुद कर देता, और फिर टैली खुद ही यहाँ पर इसको बैलेंस शीट में भी ले आएगा, और देखो दोनों साइड इक्वल नहीं आ गई बैलेंस शीट की, अगर एक ही एंट्री है तो, सोचो। तो टैली इतना आसान सॉफ्टवेयर है, इसीलिए तो सब टैली पे काम करते हैं। वरना जब टैली नहीं आया था, जब कंप्यूटर्स नहीं आए थे, तो क्या होता था? पहले आप ये करते थे, और ये भी ऐसे नहीं, आप पूरा फॉर्मेट में करते थे। फिर आपको लेजर बनाने पड़ते थे, कितनी स्टेशनरी यूज़ होती थी, कितना कुछ, आप सोचो कितना मैन पावर कितनी लगती थी। एक बंदा नहीं कर पाता था, 2-2 3-3 अकाउंटेंट रखते थे लोग, जिनका बड़ा बिज़नेस होता था। आज की डेट में क्या है, एक नॉर्मल अगर बिज़नेस है, आपका क्या नाम है, एक बंदा रखो, उसको कहे भाई टैली आता है तेरे को? वो कहेगा हाँ, चल भाई हो जा शुरू, हम तेरे को वाउचर देंगे, जो दिन भर में हम खरीदेंगे, बेचेंगे, कोई खर्चा करेंगे, हम तेरे को वाउचर ला देंगे। और तूने टैली खोलना है, जर्नल एंट्री तेरे को आती है, डाल, बाकी का काम जो है वो खुद ही कर देगा टैली। सोच रहे हो आप कितना आसान हो गई है आज की डेट में लाइफ टेक्नोलॉजी के आने से? तो इसलिए शायद टीना को लगा होगा कि हर मंथ बनती है कुछ। मैं आज भी अगर अपने कंप्यूटर में टैली खोलूँगा और ये एंट्री डाल दूँगा ना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो मुझे बैलेंस शीट तक फिर मैं मतलब आज की बैलेंस शीट भी देखना चाहूँ तो आज की भी देख सकता हूँ। वो बैलेंस शीट मुझे ऐसी दिखेगी। अगर मैंने नया-नया टैली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा और ये एंट्री डाली उसमें, तो मुझे ये सब दिखा देगा उसमें। ट्रेडिंग खाली होगा, प्रॉफिट लॉस खाली होगा, बैलेंस शीट में ये 2 एंट्री आएँगी और बैलेंस शीट मेरी मैच भी कर रही होगी, और आज तारीख क्या है? आज है 28/1/2021। लेकिन अकाउंट्स कहती है कि आपको जो एक्चुअल में जो सरकार कहती है ना भाई, आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च 2021 या 1 अप्रैल 2001 से 31 मार्च 2002, जो भी एक अकाउंटिंग ईयर होता है, उसमें अकाउंट्स बनाने हैं। तो उसके हिसाब से तो आप मैन्युअली बना रहे हैं, आप तो टैली से कर नहीं रहे पेपर में जो आपको क्वेश्चन आएगा, तो आपको उस हिसाब से इस साल के एंड में बनानी होती है। तो इसलिए यहाँ लिखते हैं एज़ ऑन, कि इस तारीख को मेरा इतना कैश है, इतनी मशीनरी है, इतना बिल रिसीवेबल है, और पूरे साल में मैंने ये खर्चे करे हैं, सैलरी का, इंश्योरेंस का, और भी जो भी खर्चे होते हैं, तो वो पूरे साल के खर्चे होते हैं, मतलब
सैलरी है, अब आप 12 महीने देते हो ना सैलरी, तो सैलरी आप क्या देते हो 12 महीने देते हो, तो पूरा साल सैलरी आप पे कर रहे हो, लेकिन आपको जो कैश है, वो आपको दिखाना है कि इस तारीख को मेरा कैश कितना है। बात समझ आ रही है आपको? तो बैलेंस शीट आपको दिखाती है कि इस पर्टिकुलर डेट पे आपका कितने बैलेंसेस हैं और ये आपको दिखाती है कि पूरे साल में आपने सैलरी पे कितना खर्चा करा। मान के चलो मैं यहाँ लिखता हूँ टू सैलरी और किसी को ₹2000 महीना सैलरी देता हूँ, तो यहाँ क्या लिख दूँगा 24,000। अब क्या मैंने आज थोड़ी करी है 24,000 सैलरी पे, ये क्या दिखा रहा है कि पूरे साल में मैंने सैलरी कितनी दी है 24,000 दी है। बात समझ आ रही है? तो इसलिए लिखते हैं फॉर द ईयर कि पूरे साल में मैंने इतनी सैलरी पे करी है भई, पूरे साल में मैंने इतना इंश्योरेंस पे करा है, पूरे साल में मैंने इतने बैंक चार्जेस दिए हैं। अब वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक के कभी भी हो सकते हैं। इसलिए लिखते हैं फॉर द ईयर, इस साल का खर्चा है ये, फॉर द ईयर। और ये क्या लिखते हैं एज़ ऑन, ये कहता है कि आज की डेट पे मेरा कैश ₹5000 है। कौन-सी तारीख को? आज की डेट 31/3/2021 में। आज की डेट में मेरा फर्नीचर मेरे जो रखा हुआ है, मेरे शोरूम में फर्नीचर रखा हुआ है, जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो ₹50,000 का है आज की डेट में। और ये दिखाता है कि मेरे पास पूरे साल में सैलरी मैंने 24,000 पे करी है। इसलिए लिखते हैं फॉर द ईयर, पूरे साल का। और ये लिखते हैं ऐज़ ऑन मतलब आज का, कि आज मेरे पास इतना कैश है, इतना ये है, इतने क्रेडिटर्स हैं। तो ये ऐज़ ऑन और फॉर द ईयर क्लियर हो गया आप लोगों को? हाँ जी, अब हम समझते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं। तो आप सुनो, पहले मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस बताता हूँ जो इसकी डेफिनिशन लिखी हुई है बुक में, कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं। ज़रा सुनना ध्यान से है। लिखा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस के लिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज़ एक्सपेंसेस व्हिच आर नॉट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझ आई कुछ बात? क्या लिखा होता है? लिखा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो यही लिखा है बुक में। Indirect expenses are those expenses which are not direct expenses। अब फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या लिखा होगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ऐसा नहीं लिखा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर नॉट इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ऐसा नहीं लिखा। उसने डायरेक्ट एक्सपेंस एक्सपेंस को एक्सप्लेन कर दिया है और कहा है कि जो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। मेरी बात समझ रहे हो? उसने डायरेक्ट एक्सपेंस को डिफाइन कर दिया कि भाई ये डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। और फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस के लिए क्या लिख दिया कि भैया जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है वो सारे क्या हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो अब हमको ये जानना जरूरी है कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, क्या लिखा है डेफिनेशन या इसके बारे में क्या बताया हुआ है। तो लिखा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू अ प्रोडक्ट या डायरेक्टली रिलेटेड टू अ गुड्स। तो अब ये क्या होता है, एक मैं आपको छोटा सा डायग्राम बना के बताऊंगा, उससे आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों क्लियर हो जाएंगे। एक छोटा-सा मतलब मैं ऐसे डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा, एक पिक्चर्स मतलब ऐसा समझते हैं ना तो हमें जल्दी समझ आ जाता है। तो एक आपको एक ऐसे बना के दिखा रहा हूँ ये, इससे मेरे ख्याल आप लोगों को क्लियर हो जाए जल्दी से। ठीक है जी? ये एक फैक्ट्री है, जो हमारा बिज़नेस है उसकी फैक्ट्री है, ठीक है? ये उसका गेट है, एक इन गेट है, ये आउट गेट है। 2 गेट है ना फैक्ट्री में, एक एंट्री करने का इन का और ये आउट का गेट है, ठीक है? ये आपको समझ आ गया। और ये हमारा शोरूम वगैरह है या जैसे जो भी हमारी दुकान है, शोरूम है, तो वो है ये, ठीक है? जैसे यहाँ सामान बनता है, जैसे हमारा बिज़नेस है टीवी या मोबाइल का, तो यहाँ मोबाइल बनते हैं और फिर वो यहाँ पर आ जाते हैं हमारे शॉप पर, शोरूम में। अब मान के चलो एक नहीं हमारी ज़्यादा शोरूम है, एक से ज़्यादा शोरूम है, तो ये मोबाइल कहाँ चले जाते हैं? बन के वहाँ चले जाते हैं बिकने के लिए, ठीक है? तो ये हमारे शोरूम वगैरह हैं। अब देखो क्या हो रहा है, अब और इसको मैं एक जो है ना यहाँ पे ऐसे एक डिवाइड कर रहा हूँ ये और एक हिस्सा हो गया ये। मतलब मैंने क्या करा इसको बीच में डिवाइड कर दिया। समझ रहे हो? एक ये हिस्सा हो गया और एक मतलब ऐसे समझ लो एक हिस्सा ये हो गया एक पार्ट और एक पार्ट ये हो गया। ठीक? अब आपके यहाँ से पहले ये आउट जो गेट है इससे पहले के जितने भी खर्चे होंगे वो आपके होंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। अभी हम डिस्कस करेंगे और पहले मैं एक बार डायग्राम के थ्रू बता दूं। जो आपके इस फैक्ट्री के आउट वाला जो गेट है इससे पहले के जितने एक्सपेंस होंगे वो क्या होंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस। और डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ चले जाएंगे?
ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है? अब बात करते हैं यहाँ, अब इस फैक्ट्री के गेट से बाहर के, यहाँ के जितने भी खर्चे होंगे, इधर, ठीक है? ये जितने भी खर्चे होंगे, ये हमारे कौन से एक्सपेंस होंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये रहा ना, डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में और इनडायरेक्ट एक्सपेंस P&L अकाउंट में। अब ये क्या मतलब है इसका? मैंने डायग्राम बना दिया, अभी क्लियर नहीं हुआ सर, थोड़ा और डिस्कस करो। ठीक है, अब इसको थोड़ा और डिस्कस करते हैं। मेरी फैक्ट्री है मोबाइल बनाने की, तो मोबाइल बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? कुछ वो चिप वगैरह चाहिए ना, जो चिप वगैरह होती हैं, कुछ प्लास्टिक होता है, जो भी कह लो आप, प्लास्टिक, चिप वगैरह जो भी होती हैं। हाँ, जो भी है मतलब है ना, वो मेरे ख्याल प्लास्टिक का ही तो होता है, किसका एल्यूमीनियम जो भी होता है, चलो बिल्कुल, जो भी मेटल होता है या मदरबोर्ड वगैरह जो भी चाहिए, तो वो कंपनी क्या करती है, कहीं से लाती होगी। हाँ, कहीं से लाती होगी, तो ये लेकर आई रॉ मटेरियल, बिल्कुल सही, ठीक है? तो ये जो कंपनी ने खरीदा, ये क्या हो गया? परचेज़ हो गई ना कंपनी की। तो परचेज़ देखो कहाँ आ रही है? ट्रेडिंग अकाउंट में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो परचेज़ कहाँ आ रही है? ट्रेडिंग अकाउंट में आ रही है। मतलब यहाँ से पहले के खर्चे कहाँ आते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो अब और खर्चे समझते हैं। अब मान के चलो ये बहुत सारी चिप वगैरह बहुत सारी है, मैं एक साथ बल्क में खरीदता हूँ, पूरा टेम्पू भर के खरीदता हूँ, मान के चलो इतना सारा मेरी जो है मैन्युफैक्चरिंग है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक किसी चीज़ में लाया होऊँगा, जो भी होता है टेम्पू, विक्रम, रिक्शा जिसमें भी लाया होऊँगा ना, किसी चीज़ में तो लेकर आया होऊँगा मैं, तो उसका भी खर्चा लगा होगा मेरा। उस खर्चे का नाम बता सकते हो क्या होता है? फ्रेट, कैरेज, कार्टेज। तो अभी मैं कैरेज वर्ड यूज कर रहा हूँ, तीनों के लिए यूज हो सकता है। तो इसको ना एक्चुअल में जो पूरा नाम होता है ना, वो कहते हैं कैरेज इनवर्ड। क्या नाम होता है? कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड होता है ये। तो कैरेज इनवर्ड जो है वो हमारा क्या होता है? एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। कैरेज इनवर्ड क्यों? ये कैरेज किस चीज के लिए हुआ है? फैक्ट्री में इन मतलब फैक्ट्री में सामान ले जाने के लिए। तो ये जो कैरेज इनवर्ड है वो क्या हो गया? एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि ये इससे पहले हुआ है। इस लाइन से पहले जितने खर्चे हैं वो क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये जो कैरेज इनवर्ड या फ्रेट इनवर्ड या कार्टेज इनवर्ड ऐसा कुछ आ जाए, तो वो कौन सा खर्चा है? डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है? अब सामान फैक्ट्री में घुसा, फैक्ट्री में क्या क्या खर्चे होंगे? फैक्ट्री में कौन काम करते होंगे? लेबर। फैक्ट्री में कौन काम करती होगी? लेबर जनरली काम करती है, ठीक है? तो फैक्ट्री में काम चल रहा है, मान के चलो, ठीक है? और फैक्ट्री में बताओ, जो लेबर होती है जनरली, लेबर को क्या देते हैं? हाँ, फैक्ट्री में क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी, जैसे पावर भी कह सकते हैं ना उसको, पावर हो गई। और क्या हो गया? जो लेबर होती है उसको क्या देते हैं? वेजेस। लेबर, अब आपको वेजेस और सैलरी में डिफरेंस पता है? पहले तो मुझे बताओ, वेजेस और सैलरी में डिफरेंस पता है आप लोगों को? वेजेस और सैलरी में कोई डिफरेंस बताना चाहेगा, क्या होता है? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। और सैलरी स्किल्ड वालों को, स्किल्ड है ना? तो फैक्ट्री में जो जनरली काम करते हैं वो ना अनस्किल्ड होते हैं। तो फैक्ट्री में जो काम करते हैं जनरली क्या होते हैं? अनस्किल्ड होते हैं। तो उनको क्या दी जाती है? वेजेस दी जाती है। उनको क्या दी जाती है? वेजेस दी जाती है। तो वेजेस मुझे बताओ कौन सा खर्चा हो गया? एक डायरेक्ट एक्सपेंस। वेजेस कौन सा खर्चा हो गया? डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। फैक्ट्री में पावर या फ्यूल वगैरह की जरूरत भी पड़ती है, तो ये सब क्या हो गए? पावर, फ्यूल वगैरह कौन से खर्चे हो गए? डायरेक्ट हो गए, ठीक है? और भी कुछ खर्चे होंगे, वो जब हम साथ साथ पढ़ते रहेंगे आपको और क्लियर होता रहेगा। मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को, मतलब आपको क्वेश्चन में देखना है कि कौन सा खर्चा लिखा है, तो आपको माइंड में सोचना है कि ये खर्चा यहाँ का है या ये खर्चा यहाँ का है। अगर आपको आपका माइंड कहता है कि नहीं ये खर्चा यहाँ से इधर का है, तो आप उसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देना। बट आपको लगता है ये खर्चा यहाँ से इधर का है, तो आप उसको P&L अकाउंट में लिख देना, ठीक है? मैंने कुछ एग्जांपल दे दिए हैं। अब मेरी बात सुनना, अब यहाँ मोबाइल तैयार हो गए। मोबाइल क्या हो गए? तैयार हो गए। मोबाइल बन के फैक्ट्री में बन के तैयार हो गए। अब ये शोरूम तक जाएंगे, तो इसको फिर से क्या करेंगे? ले जाएंगे। तो कैसे ले जाएंगे? किसी टेम्पू में, टेम्पू वगैरह में, विक्रम में, किसी में लेके जाएंगे। तो ये हो जाएगा कैरेज आउटवर्ड। अब मुझे तो कैरेज आउटवर्ड एक डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है?
इनडायरेक्ट, वेरी गुड। तो ये चीज़ आपने पेपर में देखनी है, कैरेज इनवर्ड लिखा है या कैरेज आउटवर्ड लिखा है। अगर आपने कैरेज इनवर्ड लिखा है, तो आपने वो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है और अगर कैरेज आउटवर्ड लिखा है, तो आप उसको किस अकाउंट में लिखोगे? पी एंड एल अकाउंट में। ये गलती मत कर देना, कई स्टूडेंट कर देते हैं कैरेज इनवर्ड इधर लिख देंगे, कैरेज आउटवर्ड यहाँ लिख देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा गलत। मतलब याद रखना आपका फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो इसलिए ध्यान रखना है। अच्छा मेरा सवाल आप लोगों से ये है, अगर कैरेज लिखा है बस, ना इनवर्ड लिखा है ना आउटवर्ड लिखा है, तो क्या माने? सिर्फ कैरेज लिखा हो, ऐसा होता है ना? हाँ, तो हम डायरेक्ट मानेंगे, वेरी गुड। अगर सिर्फ कैरेज लिखा है, आगे कुछ नहीं लिखा, तो हम उसको डायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे, कैरेज इनवर्ड मानेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये कैरेज आउटवर्ड अब इस लाइन से इधर हो गया, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, पी&एल में आएगा। अब बताओ जो शोरूम में है, यहाँ पे जनरली क्या होता है, पढ़े-लिखे लोग बैठते हैं, तो यहाँ पर हम क्या देंगे, ये स्किल्ड होते हैं यहाँ पर, तो इनको हम क्या देंगे यहाँ पे? क्या देंगे यहाँ पे? इन लोगों को काम करने के बदले क्या देंगे? सैलरी। तो सैलरी जो आपका है वो एक कौन-सा खर्चा है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस किसमें आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सैलरी जो खर्चा है वो एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और वेजेस जो एक खर्चा है वो एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है? तो ये याद रखना और यहाँ पर तो भरमार है खर्चों की। इनडायरेक्ट आप जो भी ले लो, इंश्योरेंस आप मान के चलो इंश्योरेंस कराते हो अपने सामान की, गुड्स की, तो वो तो यही होगी ना जहाँ शोरूम में सामान रखा है, इसकी इंश्योरेंस कराते हो। ठीक है? और इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जो शोरूम में लग रही है, तो वो भी यहीं आएगी। अगर फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी लिखा है तो यहाँ आएगी, अगर नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी लिखा है तो यहाँ आएगी। और वैसे ना जनरली फैक्ट्री में ना पावर एंड फ्यूल का नाम से आता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है ना उसको पावर एंड फ्यूल कहते हैं, तो वो यहाँ आएगा। और इलेक्ट्रिसिटी है तो इसका मतलब वो शोरूम की बात कर रहा है, जो आपकी दुकान है, शोरूम है, तो वहाँ पे जो बिजली यूज़ हो रही है उसको इलेक्ट्रिसिटी। इंश्योरेंस हो गया, रेंट, आप शोरूम का रेंट दे रहे हो, तो वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पी&एल में आएगा। मान के चलो आपकी फैक्ट्री भी रेंट पर है और लिखा है फैक्ट्री रेंट, तो फिर वो किस में आएगा? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ट्रेडिंग या पी&एल में आएगा? अगर लिखा है फैक्ट्री रेंट, बताओगे मुझे? तो ट्रेडिंग में आएगा। अगर नॉर्मल रेंट लिखा है, सिर्फ रेंट लिखा है, कुछ नहीं लिखा, तो हम क्या मानेंगे? वो शोरूम वगैरह का है, मतलब इससे बाहर का है, तो उसको हम पी&एल में डालेंगे। ठीक है? तो आप जब आपको एक अभी लिस्ट भी दिखाऊँगा, तो आपके ना ट्रेडिंग अकाउंट के खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंस तो बहुत थोड़े से हैं, लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंस की तो आपकी भीड़ है, मतलब कि बहुत सारे ज़्यादातर खर्चे आपके इनडायरेक्ट ही होते हैं, डायरेक्ट बहुत लिमिटेड होते हैं। आपको एक लिस्ट भी दिखा दूँगा अभी, पर वो लिस्ट रटनी नहीं है। आपको माइंड में क्या रखना है, ये जो मैंने एक डायग्राम सा बनाया है, इसको माइंड में रखना है, कि भाई इससे यहाँ का खर्चा लग रहा है मुझे, मेरा दिमाग कह रहा है इससे इधर का खर्चा है, तो ट्रेडिंग में लिख दो। आपको लगता है इससे इधर का खर्चा है, तो पी&एल में लिख दो। अभी भी मेरे को पता है 100% क्लियर नहीं हुआ होगा आपको, अभी भी कुछ डाउट्स होंगे माइंड में, वो रहने दो डाउट, वो अभी क्लियर भी नहीं होंगे जब तक हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं करने लग जाएँगे ना अभी हम। जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तब आपको क्लियर होता और क्लियर होएगा कि अच्छा ये खर्चा डायरेक्ट इसलिए है। क्या 3 चीज़ें? ट्रेडिंग, पी&एल और अपना बैलेंस शीट। हाँ, ये 3 चीज़ें ही हैं, पर ये अभी जब हम हम जब हाँ, अभी क्वेश्चन नहीं करे ना। हाँ, वो मतलब ठीक है मैं मानता हूँ, थोड़ा लेंथी है ये, इसमें जो क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, क्या बात है भाई! मेरी तो तारीफ़ कर दी यार, थैंक यू। नहीं मतलब ये है कि आप ये समझो कि ये चैप्टर आसान है, थोड़ा लेंथी है, बच्चे इसमें डरते हैं, क्यों? क्योंकि ना लेंथी इतना है वो सोचते हैं यार, और लास्ट में पता है क्या होता है? आपका बैलेंस शीट मैच नहीं करती, तो आप कहते हो मैं अगला क्वेश्चन करूँगा, बंदा ना डिमोटिवेट हो जाता है। कि यार बैलेंस शीट तो मैच कर नहीं रही मेरी, क्योंकि एक भी गलती कर दी आपने सोचो तो आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी और आप ना फिर अगला क्वेश्चन नहीं करोगे, आप कहोगे छोड़ यार। मतलब ऐसे बच्चे ना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो आप कोशिश करो कि आपका आंसर सही आए, चाहे टाइम ज़्यादा ले लो आप, अभी प्रैक्टिस में आप टाइम ज़्यादा ले लो कोई बात नहीं, लेकिन आप कोशिश करो कि आपकी बैलेंस शीट मैच कर जाए। और आपको पता है एग्ज़ाम में क्या होता है, एक मैं आपको एक मेंटली एक चीज़ बता रहा हूँ, एग्ज़ाम में जैसे मान के चलो आपने एक क्वेश्चन करा और आपकी बैलेंस शीट मैच कर गई, तो अंदर से ना आपके एक सबकॉन्शियस माइंड में ना एक कॉन्फिडेंस आता है कि यार मेरे को तो मैं तो बैलेंस शीट मैच कर दी। तो आपको जो और भी जो कम भी आता होगा ना, मान के चलो डेप्रिसिएशन का कोई क्वेश्चन आ गया, आपने पहले देखा, आपको लग रहा है डर लगा उसमें, तो अगर आपने फिर ये क्वेश्चन पहले करा और आपकी इसकी डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल आ गई, मतलब एसेट लायबिलिटी इक्वल आ गई, तो आप देखना आप वो डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन भी आसान लगने लगे। ये मेंटली होता है। आप खुद सोचो, एक हमें कॉन्फिडेंस आता है ना चीजों में, तो हम मुश्किल से मुश्किल चीज भी कर जाते हैं। तो इसलिए मैं कोई आपको मतलब ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि आप इसको
एक बार में सही कर दो वहाँ पर। क्योंकि अगर आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं करी ना, तो आपके पास एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होगा कि आप ढूँढने लग जाओ कि क्या मैंने गड़बड़ कर दी, इतना टाइम नहीं होगा। एक बार में कहते हैं ना वो निशाना लगाया और एकदम सही जगह जाके लगना चाहिए, तो ऐसे करना है आपने इस क्वेश्चन को, ठीक है? तो आज इतना ही करते हैं अभी, है ना? मेरे ख्याल ये भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम धीरे-धीरे क्वेश्चन उठाएँगे, तो फिर इसको देखते हैं आप लोगों को कैसा लगता है चैप्टर आसान या मुश्किल, ठीक है? चलो आज की क्लास फिर इतनी रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में करते हैं क्वेश्चन। हाँ जी, ओके, बाय-बाय, टेक